Welcome to Peshawar Model School, Voice 3 Science Online Class 4, Class 4. Our previous lesson was about the characteristics of living things. अब हमने अपना यूनिट नंबर 4 स्टार्ट किया हुआ है, characteristics of living things. ठीक है. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल थोड़ा सा हम अपना प्रीवियस लेसन जो है वो रिकॉल करते हैं कि लिविंग थिंग्स क्या है. ठीक है. लिविंग थिंग्स को उर्दू में जानदार कहते हैं. ठीक है. ओके. नाउ लिविंग थिंग्स आर मेड अप ऑफ लिविंग थिंग्स मे बी प्लांट्स एंड एनिमल्स. लिविंग थिंग्स मे बी प्लांट्स एंड एनिमल्स. जानदार या तो पौधे होते हैं या वो जानवर होते हैं. ठीक है. अब प्लांट्स और एनिमल्स, ठीक है, दोनों जो है लिविंग थिंग्स हैं. सो बोथ ऑफ देम आर मेड अप ऑफ सेल. Plants and animals are made up of cells. So we can say that living things are made up of cell. अब सेल क्या है? हमने ये भी पढ़ा था कि सेल क्या है. सेल इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ. सेल इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ. सेल जो है वो ज़िंदगी की इकाई है. ठीक है. ओके. नाउ सेल अंदर से मैंने आपको बताया था कि सेल इज़ नॉट एम्प्टी. सेल अंदर से एम्प्टी नहीं है, खाली नहीं है. सेल हैज़ सेलुलर ऑर्गेनल्स. सेल हैज़ सेलुलर ऑर्गेनल्स. दे आर सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, वैक्यूल, क्लोरोप्लास्ट. एक सेल के अंदर सेल वॉल होता है, सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, वैक्यूल एंड क्लोरोप्लास्ट. ओके. इसी तरह जिन सेलुलर ऑर्गेनल्स के नाम मैंने लिए हैं, ये सेलुलर ऑर्गेनल्स प्लांट सेल के अंदर होते हैं. सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, वैक्यूल और क्लोरोप्लास्ट. दे आर प्लांट सेलुलर ऑर्गेनल्स. ये वो सेलुलर ऑर्गेनल्स हैं जो प्लांट सेल के अंदर होते हैं. ये भी मैंने आपको बताया था. ओके. नाउ अब एनिमल सेल के अंदर कौन कौन से ऑर्गेनल्स थे? सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, वैक्यूल एंड न्यूक्लियस. ये भी हमने डिस्कस किया था कि कुछ ऐसे सेलुलर ऑर्गेनल्स हैं जो कि प्लांट सेल में है और एनिमल सेल में एब्सेंट हैं. जैसे कि सेल वॉल इज प्रेजेंट इन प्लांट सेल, सेल वॉल इज एब्सेंट इन एनिमल सेल, सेल मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट इन बोथ ऑफ द सेल, प्लांट एंड एनिमल सेल. साइटोप्लाज्म भी दोनों सेल्स में मौजूद हैं. Vacuole is also present in plant and animal cell, while chloroplast is only present in plant cell. Chloroplast सिर्फ आपको plant cell में मिलेगा, while chloroplast is absent in animal cell. Chloroplast is absent in animal cell. ठीक है. Nucleus is present in both of the cell. Nucleus is present in both of the cell. न्यूक्लियस इज प्रेजेंट इन प्लांट सेल, न्यूक्लियस इज प्रेजेंट इन एनिमल सेल. ये हमारा प्रीवियस लेसन था जो मैंने थोड़ा सा रिकॉल किया है. ओके. ये आप देख सकते हैं, दिस इज प्लांट सेल एंड दिस इज एनिमल सेल. दिस इज प्लांट सेल एंड दिस इज एनिमल सेल. ओके. नाउ our today's task is unit number 4, explanation of characteristics of living things. We will also do reading of page number 32 and 33. आज का जो हमारा टास्क है, हमने सबसे पहले एक्सप्लेनेशन करनी है. कैरेक्टरिस्टिक्स कहते हैं खसूसियात को, कैरेक्टरिस्टिक्स कहते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स कहते हैं खसूसियात को. हमने पढ़ना है कि वो कौन सी ऐसी खसूसियात हैं, वो कौन सी ऐसी बातें हैं जिसकी वजह से या जिनकी वजह से हम लिविंग थिंग्स को लिविंग थिंग्स कहते हैं. ठीक है. उसके बाद वी विल डू रीडिंग ऑफ पेज नंबर 32 एंड 33. हमने पेज 32 और 33 की रीडिंग भी करनी है. ओके. नाउ स्टार्ट लेंगे. आप देख सकते हैं कि दीज आर लिविंग थिंग्स, these are non-living things. These are living things. These are non-living things.
ठीक है, ये लिविंग थिंग्स हैं और ये नॉन लिविंग थिंग्स हैं, ठीक है। अ बॉय, अ बटरफ्लाई, अ ट्री, अ डॉग, या आपको कुछ फ्लावर्स नज़र आ रहे हैं, अ प्लांट, ऑल ऑफ देम आर लिविंग थिंग्स। हियर यू कैन सी सम बुक्स, अ बैग, अ फनल, ठीक है, अ बीकर। सो दीज आर नॉन लिविंग थिंग्स, दीज आर नॉन लिविंग थिंग्स। ओके, अब हमने डिस्कस करना है कि लिविंग थिंग्स क्यों लिविंग थिंग है। लिविंग थिंग्स में ऐसे कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिसकी वजह से हम लिविंग थिंग्स को लिविंग थिंग्स कहते हैं। ओके, नाउ लिविंग थिंग्स, following are the characteristics of living things. Living things can respire. Living things जो है वो respiration करते हैं, ठीक है, expire. Living things reproduce. Living things grow. Living things move. Living things excrete waste product. Living things respond to stimuli. Living things also take nutrients. All of them are the characteristics of living things. ये सारी वो खसूसियात हैं जिसकी बिना पर हम लिविंग थिंग्स को लिविंग थिंग्स कहते हैं। ये सारी वो बातें हैं जो कि लिविंग थिंग्स में होती हैं और इसी वजह से हम लिविंग थिंग जानदार चीज़ों को जानदार कहते हैं। यानी लिविंग थिंग जो हैं वो रिस्पायर करते हैं, लिविंग थिंग रिप्रोड्यूस करते हैं, लिविंग थिंग ग्रो करते हैं, लिविंग थिंग मूव करते हैं, लिविंग थिंग एक्सक्रीट करते हैं, वो अपने एनवायरनमेंट को रिस्पॉन्स करते हैं और लिविंग थिंग न्यूट्रिएंट्स भी लेते हैं। ओके, नाउ स्टार्ट करते हैं फर्स्ट जो लिविंग थिंग के कैरेक्टरिस्टिक्स है कि एनी लिविंग थिंग्स नीड फूड। लिविंग थिंग्स need food. Living things may be plants and animals. Living things plants भी हो सकते हैं और living things animals भी हो सकते हैं। अब जैसा कि plants भी living thing हैं, animals भी living things हैं, so they need food. So they need food. Plants need food, animals need food. Because plants and animals are living things. Plants और animals क्या हैं? Living things हैं. So both of them need food. So both of them, plants need air, water, ठीक है? Plants and animals are living things. So they have their needs. इनकी अपनी अपनी needs हैं. Need कहते हैं ज़रूरियात को, ठीक है? Plants की भी ज़रूरियात हैं, needs हैं. Animals की भी needs हैं, ज़रूरियात हैं. फर्स्ट जो इनकी नीड है वो फूड है. उसके बाद plants need air, water, sunlight, soil and space to grow. Animals need air, water, food and shelter to survive. Plants को हवा चाहिए, वाटर पानी चाहिए, सनलाइट सूरज की रोशनी चाहिए, सॉइल मिट्टी चाहिए, स्पेस जगह चाहिए टू ग्रो बढ़ने के लिए. जानवरों को क्या चाहिए? एनिमल्स नीड एयर, हवा, वाटर, पानी, फूड, खुराक एंड शेल्टर. शेल्टर कहते हैं ऐसी जगह जहाँ पर आप पनाह ले सकें, जैसे कि आपका घर है, आपका होम है, आपका हाउस है, ठीक है. शेल्टर का मतलब है पनाहगाह. टू सर्वाइव, ज़िंदा रहने के लिए, अपने ज़िंदगी को आगे कंटिन्यू करने के लिए, ठीक है. So plants also have their needs. Animals also have their needs. Plants और animals की अपनी अपनी needs हैं because they are living things. Because they are living things. Okay, now the next characteristics of living thing is कि जानदार चीज़ें जो हैं वो सांस लेती हैं. ब्रीदिंग का मतलब है सांस लेना. आप देख सकते हैं डायग्राम में ब्रीदिंग आउट, ब्रीदिंग इन, ठीक है. हम जब सांस लेते हैं तो एक स्टेप में आपका जो सांस लेने का अमल है उसको हम ब्रीदिंग इन कहते हैं.
अनदर में हम उसको ब्रीदिंग आउट, जब आप अपनी सांस जो है वो अंदर लेके जाते हैं, जब आप अपनी सांस अंदर लेके जाते हैं तो उसको हम कहते हैं ब्रीदिंग इन। जब हम सांस जो है वो हम नोज़ और माउथ से बाहर लेकर आते हैं तो उसको हम कहते हैं ब्रीदिंग आउट। सांस लेने के अमल को हम ब्रीदिंग कहते हैं। तमाम जितने लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, स्पेशली एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स, जानवर और इंसान जो हैं वो ब्रीदिंग का अमल करते हैं, वो सांस लेते हैं। जानवर और इंसान ब्रीदिंग करते हैं, सांस लेते हैं। ब्रीदिंग का मतलब है सांस लेना। जब हम सांस लेते हैं, व्हेन वी ब्रीद, ठीक है, वी ब्रीद इन एंड वी ब्रीद आउट। वी ब्रीद इन ऑक्सीजन एंड वी ब्रीद आउट कार्बन डाइऑक्साइड। जब हम सांस लेते हैं तो हम एयर से, हवा से ऑक्सीजन गैस को नोज़ और माउथ के ज़रिए से अंदर लेकर आते हैं, लेकिन जब हम ब्रीदिंग आउट करते हैं तो हम नोज़ और माउथ के ज़रिए कार्बन डाइऑक्साइड गैस को बाहर निकालते हैं। द एक्सचेंज ऑफ गैसेस इज़ कॉल्ड ब्रीदिंग। द एक्सचेंज ऑफ गैसेस इज़ कॉल्ड ब्रीदिंग। एक्सचेंज ऑफ गैसेस किसे कहते हैं? जब हम ऑक्सीजन को नोज़ और माउथ के ज़रिए अंदर लेकर आते हैं और जब हम कार्बन डाइऑक्साइड को नोज़ और माउथ के ज़रिए बाहर निकालते हैं तो उसको ब्रीदिंग कहते हैं। सो व्हाट इज़ ब्रीदिंग? द एक्सचेंज ऑफ गैसेस इज़ कॉल्ड ब्रीदिंग। ओके, अब there is a difference between breathing and respiration. Respiration. Okay, respiration क्या है? It is also one of the characteristics of living things. ये भी जानदार चीज़ों की एक खुसूसियत है, ठीक है। रिस्पायरेशन को उर्दू में अमले तनफ़ुस कहते हैं। रिस्पायरेशन को उर्दू में अमले तनफ़ुस कहते हैं। ये वो अमल है जो प्लांट्स में भी होता है और एनिमल्स में भी होता है। रिस्पायरेशन इज़ अ प्रोसेस दैट टेक्स प्लेस इन प्लांट्स एंड आल्सो इन एनिमल्स। ओके, नाउ देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन रिस्पायरेशन एंड ब्रीदिंग। सांस लेने के अमल में और रिस्पायरेशन अमल तनफ़ुस के अमल में थोड़ा सा फ़र्क है। रिस्पायरेशन डेफिनेशन इसकी है कि द ब्रेकडाउन ऑफ फूड इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन टू रिलीज एनर्जी इज कॉल्ड रिस्पायरेशन। दोबारा सुने, द ब्रेकडाउन ऑफ फूड इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन टू रिलीज एनर्जी इज कॉल्ड रिस्पायरेशन। आपकी बॉडी में, आपके बॉडी के सेल्स में जो खुराक स्टोर फूड मौजूद हैं, जब ये टूटता है, जब यही खुराक इसकी ब्रेक डाउन होती है, जब यही खुराक टूटती है और उससे एनर्जी रिलीज़ होती है तो उसको हम रिस्पायरेशन कहते हैं। द ब्रेक डाउन ऑफ फूड in the presence of oxygen to release energy is called respiration. The process of respiration takes place in both plants and animals. Okay. So there is a difference between, आप देख सकते हैं कि रिस्पायरेशन और ब्रीदिंग में फ़र्क है। रिस्पायरेशन में फूड की ब्रेक डाउन होती है, आपके बॉडी के सेल्स में जो फूड होता है उसकी ब्रेक डाउन होती है और उससे एनर्जी रिलीज़ होती है, और जब वो एनर्जी रिलीज़ होती है देन यू आर एबल टू डू सेवरल एक्टिविटीज़। जब आपकी बॉडी में फूड ब्रेक डाउन होता है और उससे एनर्जी रिलीज़ होती है तभी आप काम करने के काबिल होते हैं। जब ये फूड ब्रेक डाउन होता है तो उस ब्रेक डाउन के लिए हमें कौन सा गैस चाहिए? ऑक्सीजन। हमें कौन सी गैस चाहिए? ऑक्सीजन। यानी हमें हवा से ऑक्सीजन चाहिए उस फूड को ब्रेक डाउन करने के लिए। उस फूड को जो हमारे बॉडी के सेल्स में स्टोर्ड होता है उसको ब्रेक डाउन करने के लिए हमें ऑक्सीजन गैस जो है वो रिक्वायर्ड है। जब वो फूड ब्रेक डाउन हो जाता है तो उसके ज़रिए से कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो बाहर एटमॉस्फेयर में रिलीज़
हो जाती है। ओके, नाउ द प्रोसेस ऑफ रिस्पायरेशन टेक्स प्लेस इन बोथ प्लांट्स एंड आल्सो इन एनिमल्स। आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो रिस्पायरेशन का प्रोसेस है या सांस लेने का जो प्रोसेस है उसमें डिफरेंट ऑर्गेनिज्म डिफरेंट ऑर्गन्स यूज़ करते हैं। जैसे कि आपको हम जो ह्यूमन बीइंग्स हैं इंसान, हम ब्रीदिंग के लिए या हम ब्रीदिंग के लिए कौन सा ऑर्गन यूज़ करते हैं? लंग्स। वी ह्यूमन बीइंग्स यूज़ लंग फॉर रिस्पायरेशन फॉर ब्रीदिंग, ठीक है। जबकि कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स भी हैं जो कि स्किन और गिल्स के ज़रिए रिस्पायरेशन करते हैं। कुछ ऐसे भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि स्किन और गिल्स के ज़रिए रिस्पायरेशन करते हैं, जैसे कि फ्रॉग और फिश, ओके। नाउ नेक्स्ट जो हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स है वो है सेंसिटिविटी। सेंसिटिविटी मीन्स, इसका उर्दू मायने है हसासियत, हसास होना, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम सेंसिटिविटी को डिफ़ाइन करेंगे। हसासियत या सेंसिटिविटी, इट इज़ द प्रॉपर्टी दैट इज़ प्रेजेंट इन लिविंग थिंग। ये वो खुसूसियत है जो जानदार चीज़ों में पाई जाती है। सेंसिटिविटी या हसासियत ये वो प्रॉपर्टी है, ये वो कैरेक्टरिस्टिक्स है जो लिविंग थिंग्स में पाई जाती हैं। इसकी डेफिनेशन क्या है कि सेंसिटिविटी इज़ द एबिलिटी टू रिस्पॉन्ड टू चेंजेस इन द एनवायरनमेंट। सेंसिटिविटी is the ability to respond to changes in the environment। अपने माहौल को रिस्पॉन्स करना, दैट इज़ कॉल्ड द सेंसिटिविटी, ठीक है। जब कभी आप देखते हैं, जब हम डेंजर में होते हैं, ख़तरे में होते हैं, ठीक है, और मतलब उस डेंजर से हम अपने आप को सेव करने की कोशिश करते हैं और वहाँ से रन आउट करते हैं, तो वो आपकी क्या है? वो आपकी सेंसिटिविटी है, ठीक है। इसी तरह जब कोई व्हेन यू रिमूव योर हैंड क्विकली व्हेन यू टच अ वेरी हॉट पैन, जब आप किसी गर्म बर्तन को हाथ लगाते हैं और एकदम आप अपना हैंड जो है वो रिमूव कर लेते हैं, तो वो आपकी क्या है? वो सेंसिटिविटी है, ओके। अब सेंसिटिविटी जो है ये एनिमल्स में भी होती है और सेंसिटिविटी जो है प्लांट्स में भी होती है, ओके। हम एनवायरनमेंट को, माहौल को रिस्पॉन्स करने के लिए कौन से ऑर्गन्स यूज़ करते हैं? वी यूज़ आवर सेंस ऑर्गन्स, वी यूज़ आवर मसल्स, वी यूज़ आवर नर्वस सिस्टम। हम अपने 5 सेंस ऑर्गन्स, अपने मसल्स और अपना नर्वस सिस्टम, अपना ब्रेन यूज़ करते हैं एनवायरनमेंट को रिस्पॉन्स करने के लिए, ठीक है। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द नर्वस सिस्टम इज़ द ब्रेन, ओके। नाउ सेंसिटिविटी इन प्लांट्स, के हसासियत जो है वो पौधों में भी पाई जाती है, जैसे कि द लीव्स ऑफ द मिमोजा प्लांट्स क्लोज व्हेन वी टच देम। अब मिमोजा प्लांट, आपके पास ऐसा प्लांट है जब आप उनको, उसके लीव्स को आप टच करते हैं तो उसके लीव्स जो हैं वो क्लोज हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं, ठीक है। जब आप मिमोजा प्लांट के लीव्स को टच करते हैं तो उसके लीव्स जो हैं वो क्लोज हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं, बिकॉज plants also show sensitivity, okay। as you can see this is mimosa plant, ठीक है, ये इसके लीव्स हैं। when we touch its leaves, जब हम मिमोजा प्लांट के लीव्स को टच करते हैं तो इसके जो ये लीव्स हैं ये एट वंस जो हैं ये क्लोज हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं, बिकॉज प्लांट्स आल्सो शो सेंसिटिविटी, ठीक है। इसी तरह ना ह्यूमन बीइंग्स जो हैं इंसान, वो अपने माहौल को कैसे रिस्पॉन्स करते हैं। अब सीजनल चेंजेस आप देखें, जब गर्मी होती है तो आपके स्वेटर्स, आपके जैकेट्स, आपके सॉक्स वगैरह ये जो है आप बिल्कुल रिमूव हट जाते हैं, ठीक है, और गर्मी में आप बिल्कुल लाइट क्लोथ यूज़ करते हैं, तो आप अपने एनवायरनमेंट को रिस्पॉन्स कर रहे हैं, ये आपकी सेंसिटिविटी है। और विंटर्स में आप जो है गर्म कपड़े इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, तो ये आप अपने एनवायरनमेंट को रिस्पॉन्स कर रहे हैं, आप अपनी सेंसिटिविटी शो कर रहे हैं, ठीक है, ओके। Now the next property is excretion, okay।
एक्सक्रीशन किसे कहते हैं? ये वो प्रोसेस है जिसमें बॉडी से गंद जो है या वेस्ट प्रोडक्ट जिसको हम कहते हैं वो बाहर निकल आता है, ठीक है। एक्सक्रीशन 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 को उर्दू में कहते हैं अम्ल खारिज, ठीक है। रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट्स फ्रॉम द बॉडी इज कॉल्ड एक्सक्रीशन, ठीक है। रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट्स फ्रॉम द बॉडी इज कॉल्ड एक्सक्रीशन। वो अमल जिसके ज़रिए जानदार चीज़ों के जिस्म से या बॉडी से गंद बाहर निकल आता है उसको हम एक्सक्रीशन कहते हैं। तो एक्सक्रीशन ऐसा अमल है या हम कह सकते हैं कि ये भी जानदार चीज़ों की एक खुसूसियत है, एक प्रॉपर्टी है जिसकी बिना पर हम लिविंग थिंग्स को लिविंग थिंग कह सकते हैं। जिस तरह के आपकी बॉडी से जो स्वेट निकलता है, पसीना, स्वेटिंग जो है, पसीने का आना, इट इज़ अ टाइप ऑफ एक्सक्रीशन। ये एक्सक्रीशन की टाइप है क्योंकि स्वेट में, पसीने में आपके बॉडी से वेस्ट प्रोडक्ट जो है वो बाहर निकल आता है, ठीक है। ओके, इसके अलावा आपकी बॉडी से यूरिन का बाहर आना, यूरिन कहते हैं पेशाब को, ठीक है। यूरिन या यूरिनेशन, इट इज़ आल्सो अ टाइप ऑफ excretion. It is also a type of excretion. Okay. Now, जैसे कि हमने डिस्कस किया कि excretion takes place in animals, it also takes place in plants because plants are also living things. ठीक है, plants भी living things हैं, उनमें भी excretion का process होता है। प्लांट बॉडी से भी excretory products जो हैं वो निकलता है, ठीक है। आप डायग्राम में देख सकते हैं कि आपने देखा होगा कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जिनके लीव से वाइट कलर का मटेरियल निकलता है, ये आप देख सकते हैं। तो ये इनका एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होता है। कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जिनके स्टेम के ऊपर एक वैक्सी मटेरियल लगा होता है, ठीक है। ये आप देख सकते हैं ना, ये ऐसे भी प्लांट्स हैं जिसके स्टेम के ऊपर एक वैक्सी मटेरियल होता है, ठीक है। ये क्या है कि प्लांट एक्सक्रीशंस हैं। दीज आर प्लांट एक्सक्रीशंस। प्लांट्स आल्सो एक्सक्रीट बिकॉज प्लांट्स आर आल्सो लिविंग थिंग्स, बिकॉज प्लांट्स आर आल्सो लिविंग थिंग्स, ठीक है। नाउ रिप्रोडक्शन, ठीक है। इसके नेम से आप देखें, री मीन दोबारा, प्रोड्यूस मीन पैदा करना। री मीन दोबारा, प्रोड्यूस मीन पैदा करना, ठीक है। तो रिप्रोडक्शन का क्या मतलब है? दोबारा पैदा करना। रिप्रोडक्शन क्या है? इट इज़ आल्सो वन ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग थिंग। ये भी जानदार चीज़ों की एक खुसूसियत है। ये भी एक ऐसी बात है जो कि लिविंग थिंग्स में, जानदार चीज़ों में पाई जाती है, ठीक है। अब चूँकि प्लांट्स भी लिविंग थिंग्स हैं तो वो भी रिप्रोड्यूस करते हैं, उनमें भी रिप्रोडक्शन का प्रोसेस होता है। प्लांट्स भी अपने जैसे न्यू बेबी प्लांट्स प्रोड्यूस करते हैं। जब प्लांट्स अपने जैसे न्यू बेबी प्लांट प्रोड्यूस करें, जैसे कि रिप्रोडक्शन इज़ द प्रोसेस बाय विच लिविंग थिंग मेक न्यू लाइफ। रिप्रोडक्शन इज़ द प्रोसेस बाय विच लिविंग थिंग मेक न्यू लाइफ। वो अमल जिसके ज़रिए जानदार चीज़ें अपने ही जैसे दूसरी नई ज़िंदगी पैदा करें उसको रिप्रोडक्शन कहते हैं या दोबारा पैदा करना कहते हैं। प्लांट्स आल्सो रिप्रोड्यूस, पौधे भी रिप्रोडक्शन करते हैं, ठीक है। प्लांट्स रिप्रोड्यूस विद द हेल्प ऑफ सीड्स, ठीक है। प्लांट्स जो हैं वो किसके ज़रिए रिप्रोड्यूस करते हैं? सीड्स के ज़रिए। सम प्लांट्स आल्सो रिप्रोड्यूस विद द हेल्प ऑफ देयर स्पोर्स। कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जो कि स्पोर्स के ज़रिए भी रिप्रोड्यूस करते हैं। ये आप देख सकते हैं, देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ प्लांट्स, ठीक है। सम ऑफ देम रिप्रोड्यूस विद द हेल्प ऑफ सीड्स एंड सम ऑफ देम रिप्रोड्यूस विद द हेल्प ऑफ देयर स्पोर्स, ठीक है। अब अगर इनमें से एक प्लांट भी रिप्रोड्यूस करना छोड़ दें, रिप्रोडक्शन स्टॉप कर दें, तो वो प्लांट स्पीशी जो हैं वो ख़त्म हो जाएगी। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कहती हूँ कि ये जो कैक्टस प्लांट है, इफ़ इट डज़ नॉट रिप्रोड्यूस, इफ़ द कैक्टस प्लांट डज़ नॉट रिप्रोड्यूस, ठीक है, इट कैन डाई आउट।
तो इसका स्पीशी जो है ये ख़त्म हो जाएगा। अगर कैक्टस प्लांट अपने ही जैसे बेबी प्लांट रिप्रोड्यूस नहीं करेगा तो कैक्टस प्लांट जो है वो ख़त्म हो जाएगा, वो डाई आउट हो जाएगा। तो इससे क्या मालूम हुआ कि अगर लिविंग थिंग रिप्रोडक्शन नहीं करेंगे तो वो ख़त्म हो जाएंगे, वो डाई आउट हो जाएंगे। नाउ रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स, ठीक है, एनिमल्स जो है वो भी रिप्रोड्यूस करते हैं बिकॉज एनिमल्स आर लिविंग थिंग, बिकॉज एनिमल्स आर लिविंग थिंग, सो दे आल्सो रिप्रोड्यूस। There are different, in the picture you can see there are different type of animals. We human beings also fall into the category of animals. हम इंसान भी animals की ही कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। आप देखें ह्यूमंस की रिप्रोडक्शन देखें, ये यहाँ पर एलिफेंट है, ये कैंगरू है, जिराफ है, बहुत सारे एनिमल्स हैं। तो एक एडल्ट एनिमल है, एक उनके साथ जो है एक बेबी एनिमल उनके साथ खड़ा हुआ है, ठीक है। इस तरह आप ह्यूमन बीइंग में देखें, दीज आर 2 एडल्ट ह्यूमन बीइंग्स और ये 2 जो हैं ये आपको बेबी ह्यूमन बीइंग्स, आपको बेबीज नज़र आ रहे हैं, बच्चे नज़र आ रहे हैं। सो इट मीन्स के ऑल द एनिमल्स रिप्रोड्यूस, तमाम जानवर जो हैं वो अपने ही जैसे न्यू बेबीज़ या अपनी ही कॉपीज़ प्रोड्यूस करते हैं। अगर ये ऐसा नहीं करेंगे तो क्या होगा? हम देखते हैं ना कि कितनी डेथ्स होती है रोज़ाना। तो अगर ह्यूमन बीइंग्स की या एनिमल्स की रिप्रोडक्शन ख़त्म हो गई तो सारे जितने ह्यूमंस के या एनिमल्स के स्पीशी हैं वो सारे ख़त्म हो जाएंगे, ठीक है। तो रिप्रोडक्शन जो है वो लाइफ को कंटिन्यू रखने के लिए, ज़िंदगी को जारी रखने के लिए रिप्रोडक्शन जो है वो बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अब जिस तरह हमारे पास डायनासोर्स जो है वो ख़त्म हो चुका है, डायनासोर, क्योंकि उसकी रिप्रोडक्शन ख़त्म हो गई है ना, बहुत टाइम हो चुका है। डायनासोर का स्पीशी जो है वो ख़त्म हो चुका है। क्यों ख़त्म हुआ डायनासोर का स्पीशी? क्योंकि उसने रिप्रोडक्शन स्टॉप कर ली थी, ठीक है। बाज़ ऐसे फैक्टर्स थे जिसकी वजह से उसकी रिप्रोडक्शन ख़त्म हो गई, उसके बेबीज़ नहीं हुए। जब उसके बेबीज़ नहीं हुए तो डायनासोर का स्पीशी जो था वो एक्सटेंट हो गया, वो ख़त्म हो गया। ओके, नाउ नेक्स्ट प्रॉपर्टी, नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग थिंग इज़ ग्रोथ। ग्रोथ का मतलब है बढ़ना, ग्रोथ का मतलब है बढ़ना, नशोनुमा होना, ठीक है। ग्रोथ का क्या मतलब है? बढ़ना या नशोनुमा पाना। ओके, as living things also have another property, another characteristics, that is growth, बढ़ना। as we can see in the diagram, फर्स्ट एग आया, एग से फिर आपका चिक देखें हैच हुआ, वो चिक थोड़ा सा वो फिर बड़ा हुआ एंड देन इट बिकम हैन, ठीक है। ये देखें तो इसकी ग्रोथ हुई, एग से हैच हुआ वो चिक, उसका साइज़ स्मॉल था, लेकिन विद टाइम जब उसने फूड लेना शुरू किया वो एंड विद द पैसेज ऑफ टाइम तो उसकी आप ग्रोथ देखें, उसका साइज़ देखें, उसमें कितना चेंज आया। तो इससे क्या ज़ाहिर हुआ कि लिविंग थिंग्स जो हैं वो ग्रोथ करते हैं, वो बढ़ते हैं, उनकी नशोनुमा होती है, ठीक है। ऑल लिविंग थिंग ग्रो एंड ग्रो थ्रू अ लाइफ साइकिल। ये आप देखें ग्रोथ में लाइफ साइकिल भी आती है। अब एग एंड देन चिक एंड देन आपके पास हैन, एग और चिक और फिर आपके पास हैन। सो दिस इज़ आल्सो अ लाइफ साइकिल, इट इज़ आल्सो कॉल्ड अ लाइफ साइकिल, इट इज़ आल्सो कॉल्ड अ लाइफ साइकिल। इसको एक लाइफ साइकिल भी कहा जाता है, ठीक है। इसको एक लाइफ साइकिल भी कहा जाता है कि पहले एग और उससे फिर चिक और उससे फिर हैन जो है डेवलप हुआ, तो ग्रोथ भी हुई और ग्रोथ के साथ साथ क्या हुआ, एक लाइफ साइकिल भी चलती रही, ठीक है। आप अगर आप अपने बॉडी के ऊपर आप नज़र डालें तो आप पहले बेबी थे, ठीक है, इतने थे कि सिर्फ आपको आपकी मदर जो थी वो संभाल सकती थी। फिर आपकी ग्रोथ इतनी हुई कि आप ख़ुद जो हैं वो वॉक करने लगे, चलने फिरने लगे, ख़ुद खाने लगे। उसके बाद आपकी इतनी ग्रोथ हुई कि आप स्कूल में आपकी एडमिशन हुई, एंड आफ्टर दैट आप जो है एक एडल्ट ह्यूमन बीइंग में आपकी बॉडी जो है वो
कन्वर्ट हो जाएगी और एक टाइम ऐसा आ जाएगा कि आप पे एक ओल्ड एज आएगी, आप बूढ़े हो जाएंगे। तो ये पूरा जो आपकी ग्रोथ हुई, जिसे आप एक बेबी से चेंज हुए एक ओल्ड मैन और वुमेन में, तो उसमें आप ये पूरा क्या था, ये पूरा आपका एक लाइफ साइकिल था। तो ग्रोथ भी हुई और आपका लाइफ साइकिल भी, इसको आप क्या हम क्या कहेंगे, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड अ लाइफ साइकिल। ऑल एनिमल्स हैव बेबीज विच ग्रो एंड रिजेंबल देयर पेरेंट्स। ये देखें, अब ये है ना आपके पास एनिमल है, ये इसका बेबी है, ठीक है। तो इसने जब ये बेबी जब ग्रो करेगा तो ये बिल्कुल अपने एडल्ट हैन की तरह बिल्कुल हो जाएगा, ठीक है। सो ऑल एनिमल्स हैव बेबीज विच वैन ग्रो रिजेंबल देयर पेरेंट। जब बेबी ग्रो करता है तो वो बिल्कुल अपने पेरेंट की तरह हो जाता है, ठीक है। अब इसी तरह ग्रोथ हमने एनिमल्स में डिस्कस की, प्लांट्स में ग्रोथ को अब आप यहाँ भी देख सकते हैं, ये ह्यूमंस, ये बेबी, ये थोड़ा सा बड़ा हुआ, अब ये एडल्ट ह्यूमन। ये एनिमल्स में ये डॉग देखें, ठीक है, ये थोड़ा सा बड़ा हुआ और ये एडल्ट डॉग। फिर आप प्लांट्स देखें, ये बेबी प्लांट, ये थोड़ा सा प्लांट बड़ा हुआ और उसके बाद ये आपका एडल्ट प्लांट, ठीक है। अब ग्रोथ को डिस्कस करते हैं प्लांट्स में। अब ग्रोथ जो है बढ़ना, इट इज़ आल्सो द प्रॉपर्टी ऑफ प्लांट्स बिकॉज प्लांट्स आर आल्सो लिविंग थिंग। पौधे भी जानदार हैं, लिविंग थिंग्स हैं, तो उनमें भी ग्रोथ होती हैं, वो भी बढ़ते हैं, ठीक है। एज वी कैन सी इन द डायग्राम, फर्स्ट ऑफ ऑल हम सीड लगाते हैं सॉइल में, उस सीड से आपके पास छोटा सा बेबी प्लांट निकलता है। विद द पैसेज ऑफ टाइम वो बेबी प्लांट थोड़ा सा और ग्रो करता है, ठीक है। देन आप इसका साइज़ देखें, थोड़ा सा और चेंज हुआ एंड आफ्टर सम टाइम जब इसको फेवरेबल कंडीशन, सनलाइट, वाटर और फूड इसको मिलता रहता है, इट बिकम्स एन एडल्ट प्लांट। तो प्लांट क्या हो जाता है, एक एडल्ट प्लांट बन जाता है, ठीक है। तो इससे भी क्या हमें जाहिर हुआ कि बेबी प्लांट जब ग्रो करता है तो वो बिल्कुल अपने पेरेंट की तरह बन जाता है। ग्रोथ में एडल्ट प्लांट प्रोड्यूस सीड्स विच ग्रो टू मेक न्यू प्लांट्स। अब ये जो एडल्ट प्लांट है ये सीड प्रोड्यूस करेगा और उन सीड से दोबारा एक बेबी प्लांट प्रोड्यूस होगा। तो इस तरह प्लांट्स का भी जो लाइफ साइकिल है वो कंटिन्यू रहेगा। दोबारा देखें, सीड था, सीड ग्रो हुआ किस में, बेबी प्लांट में। बेबी प्लांट टाइम के साथ ग्रो करने लगा, उससे बना एक एडल्ट प्लांट। जब एक एडल्ट प्लांट बना, ठीक है, तो ये एडल्ट प्लांट, ये बड़ा पौधा या बड़ा दरख्त, ये प्रोड्यूस करेगा सीड्स। द एडल्ट प्लांट विल प्रोड्यूस सीड्स एंड द सीड विल ग्रो टू मेक न्यू प्लांट। और ये सीड दोबारा ग्रो करेंगे और इससे क्या बनेगा, न्यू प्लांट इससे बनेगा। ओके, नाउ मूवमेंट। मूवमेंट का मतलब है हरकत करना। मूवमेंट का मतलब है हरकत करना, ठीक है। सो लिविंग थिंग्स आल्सो हैज़ अनदर प्रॉपर्टी कॉल्ड मूवमेंट। जानदार चीज़ों में एक और भी खुसूसियत पाई जाती हैं जिसको हम मूवमेंट कहते हैं, जिसको हम हरकत करना कहते हैं। सो एनिमल मूवमेंट, ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल। ओके, अब एनिमल्स जो हैं वो मूवमेंट क्यों करते हैं, वो हरकत क्यों करते हैं, ठीक है। मोस्ट एनिमल मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस इन सर्च ऑफ फूड, वाटर एंड शेल्टर। आपको पता है कि ये जितने एनिमल्स आपको नज़र आ रहे हैं, ये जितने जानदार आपको नज़र आ रहे हैं, ये क्यों एक जगह से दूसरी जगह हरकत करते हैं, इसलिए ताकि इनको फूड मिले, वाटर मिले और शेल्टर का मतलब है पनाहगाह, इनका घर, इनको ये चीज़ें मिले टू एस्केप फ्रॉम डेंजर एंड आल्सो टू फाइंड अ मेट टू हैव यंग वंस, ठीक है। जितने आपको ये लिविंग ऑर्गेनिज्म, जितने आपको एनिमल्स इस डायग्राम में पिक्चर में नज़र आ रहे हैं, दे ऑल मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। ये एक जगह से दूसरी जगह हरकत करते हैं। ये एक जगह से दूसरी जगह हरकत क्यों करते हैं, बिकॉज दे मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस इन ऑर्डर टू फाइंड आउट फूड, water and shelter. In order to find out food, water and shelter, animals move from place to place in order to find out food, water and shelter. Food, water
and shelter, and also to escape from danger, और ख़तरे से भी बचने के लिए एनिमल्स इसलिए एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं ताकि उनको फूड मिले, वाटर मिले, शेल्टर मिले, और वो अपने एनिमी से भी अपने आप को प्रोटेक्ट रखें। अगर एनिमी एक जगह पे एनिमल्स हैं और उनको थोड़ा सा भी उनको मतलब पता लग जाता है कि यहाँ पर एनिमी मौजूद है मेरी स्पीशी को ख़त्म करने के लिए, मुझे ख़त्म करने के लिए, तो वो एनिमल वहाँ से माइग्रेट करता है, माइग्रेशन करता है, वो जगह छोड़ देता है। ठीक है। When animals move from one place to another, this is called locomotion. When animals move from one place to another, this is called what? This is called locomotion. When animals move from place to place, it is called locomotion. इसको locomotion कहा जाता है। ठीक है। Now plants also move. ठीक है। पौधे जो हैं वो भी हरकत करते हैं। थोड़ा सा हमें भी अजीब लगता है कि प्लांट जो हैं वो कैसे मूव करेंगे, क्योंकि वो तो हम देखते हैं तो प्लांट तो अपनी जगह बिल्कुल खड़ा रहता है। प्लांट्स हैं या वो बिग ट्रीज़ हैं या वो ग्रासेस हैं या वो हर्ब्स हैं या वो श्रब्स हैं, जड़ी बूटियां हैं या वो घास है, ये सारे प्लांट्स हैं, लेकिन ये मूवमेंट करते हैं। आपको पता है, डू यू नो प्लांट्स आल्सो मूव, प्लांट्स आल्सो मूव, प्लांट्स आल्सो मूव, पौधे भी हरकत करते हैं। ठीक है। प्लांट्स कैन आल्सो मूव, पौधे जो हैं वो हरकत करते हैं, बट इनकी जो हरकत है वो हमारी तरह लोकोमोशन नहीं होती कि दे मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, ये एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाते, बल्कि आप देखिए डायग्राम में ये सनफ्लावर जो है इसका फेस जो है सन की तरफ है। ठीक है। तो ये एक किस्म का ये सन को रिस्पॉन्स भी कर रहा है, और दूसरा ये क्या है, ये इसकी मूवमेंट भी है। सनफ्लावर का फेस जो है सन की तरफ होता है, सो दिस इज़ द मूवमेंट ऑफ प्लांट्स। इसी तरह रूट्स जो हैं वो सॉइल में होती है, वो सॉइल की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होती है, वो सॉइल की तरफ ज़्यादा ज़ोर करती है रूट्स, जड़ें। तो रूट्स जो हैं वो जब सॉइल की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होती है तो ये रूट्स की क्या है, ये रूट्स की मूवमेंट है, ये प्लांट की मूवमेंट है। ये देखें फ्लावर जो है सनफ्लावर वो सन को रिस्पॉन्स कर रहा है, और रूट्स जो हैं वो सॉइल को रिस्पॉन्स कर रही है। तो फ्लावर का सन को रिस्पॉन्स करना, रूट्स का सॉइल को रिस्पॉन्स करना, दिस इज कॉल्ड प्लांट मूवमेंट। इसको क्या कहते हैं, इसको प्लांट मूवमेंट कहते हैं। सो इससे हमें क्या मालूम हुआ कि प्लांट्स आल्सो मूव, प्लांट्स आल्सो मूव। ठीक है। प्लांट्स आल्सो शो मूवमेंट, प्लांट भी मूवमेंट दिखाते हैं, हरकत दिखाते हैं। हमें पता है ना कि प्लांट्स जो हैं दे प्रिपेयर देयर ओन फूड, पौधे जो हैं वो अपने लिए अपनी खुराक खुद बनाते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो इनको एक जगह से दूसरी जगह जाने का मतलब कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है। प्लांट जो हैं दे प्रिपेयर देयर ओन फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, सो देयर इज़ नो नीड कि ये अपनी जगह छोड़ें और एक जगह से दूसरी जगह आएँ, ये अपनी जगह पे खड़े हो के ही मूवमेंट कर रहे हैं। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल द लीव मूव इन द डायरेक्शन, ये आप देख सकते हैं सनफ्लावर के लीव जो हैं ये सन को रिस्पॉन्स कर रहे हैं। नाउ ऑल लिविंग थिंग डिपेंड ऑन ईच अदर, तमाम जानदार जो हैं वो एक दूसरे के ऊपर, अभी मैंने कहा है ना तमाम जानदार, इसमें प्लांट्स भी आते हैं और इसमें एनिमल्स भी आते हैं। प्लांट्स और एनिमल्स एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं फॉर फूड, वाटर एंड शेल्टर। ठीक है। तमाम जानदार एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं खुराक के लिए, पानी के लिए और शेल्टर के लिए। हम इंसान जो हैं, हम ह्यूमन बीइंग्स, हम डिपेंड करते हैं प्लांट्स के ऊपर। ठीक है। हम किस चीज़ के ऊपर, प्लांट्स के ऊपर डिपेंड करते हैं। समझ आ रही है ना। अब जो एनिमल्स हैं जानवर, वो भी प्लांट्स के ऊपर डिपेंड करते हैं फूड के लिए। सो ऑल द लिविंग थिंग डिपेंड अपॉन ईच अदर फॉर फूड, वाटर एंड शेल्टर। ओके। नाउ रीडिंग, टेक आउट योर बुक्स। रीडिंग, we will do reading of book page number 32 and 33. Okay. All the living things need food. Living things need food in order to perform their life processes.
तमाम जानदारों को खुराक की ज़रूरत है अपनी ज़िंदगी के अमल को जारी रखने के लिए। फूड गिव देम एनर्जी, फूड गिव्स देम एनर्जी, खुराक इनको तवानाई देती है। फूड गिव्स अस व्हाट? फूड गिव्स अस एनर्जी। Animals get this energy by eating different plants and other animals. जानवरों को ये एनर्जी कहाँ से मिलती है? By eating different plants, जब वो मुख्तलिफ़ किस्म के पौधे खाते हैं, and other animals, और दूसरे जानवरों को खाते हैं। जिस तरह के हम इंसान जो हैं हम भी एनिमल्स में आते हैं। अभी मैंने आपको बताया कि वी आल्सो फॉल इनटू द कैटेगरी ऑफ एनिमल। हम क्या खाते हैं? हम दूसरे जानवरों को खाते हैं। हम मीट खाते हैं, गोश्त, फ़िश खाते हैं, चिकन खाते हैं, बीफ खाते हैं, मटन खाते हैं। तो ये सारा ये जो गोश्त है ये हम कहाँ से लेते हैं? हम एनिमल्स से लेते हैं। इसी तरह हम वेजिटेबल्स खाते हैं, हम फ्रूट्स खाते हैं, पल्सेस खाते हैं। तो ये कहाँ से आते हैं? ये प्लांट से आते हैं। सो एनिमल्स कहते हैं कि जानवर जो हैं वो दूसरे जानवरों और पौधों के ऊपर मुनहसर करते हैं अपनी खुराक हासिल करने के लिए। Plants possesses chlorophyll and make their food themselves through a process called photosynthesis. कहते हैं कि प्लांट्स में क्लोरोफिल होता है। इट इज़ अ ग्रीन कलर पिगमेंट। क्लोरोफिल इज़ अ ग्रीन कलर पिगमेंट प्रेजेंट इनसाइड द क्लोरोप्लास्ट, एंड क्लोरोफिल की वजह से प्लांट जो है वो अपनी खुराक खुद बनाते हैं और उस प्रोसेस को हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं, या उसको हम उर्दू में कहते हैं ज़ियाए तालीफ। ठीक है। अब फोटोसिंथेसिस के लिए प्लांट्स को कौन कौन सी चीज़ें चाहिए? सनलाइट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। अगर सनलाइट नहीं, सूरज की रोशनी नहीं होगी, वाटर पानी नहीं होगा, या कार्बन डाइऑक्साइड गैस नहीं होगी, तो प्लांट्स कभी भी फोटोसिंथेसिस जो है वो नहीं कर पाएंगे। रिस्पायर, both plants and animals take in oxygen and give out carbon dioxide when they respire. अभी मैंने आपको बताया था कि जब प्लांट्स और एनिमल्स रिस्पायरेशन करते हैं तो वो ऑक्सीजन को अंदर लेके जाते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड गैस को बाहर लेकर आते हैं। और ये भी मैंने आपको बताया था कि रिस्पायरेशन और ब्रीदिंग में फ़र्क है। जब हम सिर्फ ऑक्सीजन को नोज़ और माउथ के ज़रिए अंदर लेके जाते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर लेकर आते हैं, दिस इज़ कॉल्ड ब्रीदिंग। द एक्सचेंज ऑफ गैसेज इज़ कॉल्ड ब्रीदिंग। बट रिस्पायरेशन और ब्रीदिंग में फ़र्क है। द रिस्पायरेशन में क्या होता है? द ब्रेक डाउन ऑफ फूड इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इज़ कॉल्ड रिस्पायरेशन। They use this oxygen up to break down their food in order to obtain energy. अब ये जो ऑक्सीजन आपकी बॉडी में ब्रीदिंग के ज़रिए अंदर आ जाती है, यही ऑक्सीजन हम ह्यूमन बीइंग्स और एनिमल्स यूज़ करते हैं फूड को ब्रेक डाउन करने के लिए। जब फूड ब्रेक डाउन होगा तो उससे हमें क्या मिलेगी? एनर्जी। सम एनिमल्स लाइक ह्यूमन्स यूज़ देयर लंग्स टू इनहेल ऑक्सीजन एंड एक्सहेल कार्बन डाइऑक्साइड। कुछ जानवर जैसे कि इंसान वो अपने फेफड़े इस्तेमाल करते हैं ऑक्सीजन गैस को अंदर लाने के लिए एंड एक्सहेल और बाहर लेकर आते हैं कार्बन डाइऑक्साइड गैस। अदर्स ब्रीथ थ्रू देयर स्किन और गिल्स। कुछ ऐसे जानवर भी हैं जो कि अपनी स्किन कहते हैं चमड़े के ज़रिए, और गिल्स कहते हैं गुलपड़ों को। ठीक है, ये फ़िश में पाई जाती हैं। ठीक है, तो गिल्स के ज़रिए भी सांस लेते हैं। नाउ नेक्स्ट जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, कैन मूव बाय देमसेल्फ, मूवमेंट। मोस्ट एनिमल मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस इन सर्च ऑफ फूड, वाटर एंड शेल्टर। इसको मैं दोबारा रिकॉल कर रही हूँ। Most animals move from place to place in search of food, water and shelter and to avoid danger. ज़्यादातर जानवर एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं खुराक, पानी और शेल्टर, पनाह की तलाश में, एंड टू एवॉइड डेंजर और ख़तरे से बचने के लिए। दिस मूवमेंट इज़ कॉल्ड लोकोमोशन। इसको लोकोमोशन कहते हैं। प्लांट्स मूव इन अ डिफरेंट वे। पौधे मुख्तलिफ़ तरह से हरकत करते हैं। Since they prepare their own food,
जैसे कि पौधे अपनी खुराक खुद बनाते हैं, दे नीड नॉट टू गो फ्रॉम प्लेस टू प्लेस इन सर्च ऑफ फूड। इनको ज़रूरत नहीं है कि ये एक जगह से दूसरी जगह आएँ, बट सर्टन पार्ट्स ऑफ द प्लांट शो मूवमेंट। फॉर एग्जाम्पल, द लीफ मूव इन द डायरेक्शन ऑफ सन। अभी हमने डिस्कस किया कि लीव्स जो हैं सनफ्लावर की वो सन के डायरेक्शन पर ग्रो करती हैं और रूट्स जो हैं वो सॉइल की तरफ, तो ये प्लांट मूवमेंट है। ओके, सेंसिटिविटी, लिविंग थिंग रिस्पॉन्ड और रिएक्ट टू लिविंग थिंग्स विच हैपन इन देयर इन्वायरमेंट। जानदार चीज़ें अपने माहौल को रिस्पॉन्स करती हैं, जवाब देती हैं। व्हेन एन एनिमल रियलाइजेस इट इज़ इन डेंजर, जब एक जानवर को पता लगता है कि वो ख़तरे में है, इट रन्स फॉर सेफ्टी, तो वो अपने हिफाजत के लिए भागता है। यू रिमूव योर हैंड क्विकली व्हेन यू टच अ वेरी हॉट पॉट। हम अपना हाथ जल्दी से हटा लेते हैं जब हम किसी गर्म बर्तन को हाथ लगाते हैं। The leaves of the mimosa plant close when we touch them. प्लांट्स में भी सेंसिटिविटी है। जब हम मिमोजा प्लांट के लीव्स को टच करते हैं तो उसके लीव्स जो हैं वो क्लोज हो जाते हैं। ओके, रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन इज़ द प्रोसेस बाय विच लिविंग थिंग मेक न्यू लाइफ। ये वो अमल है जिससे जानदार चीज़ें अपनी नई ज़िंदगी शुरू करते हैं, अपने ही जैसे बच्चे पैदा करते हैं। एनिमल्स प्रोड्यूस यंग वंस, प्लांट्स प्रोड्यूस सीड। जानवर बच्चे पैदा करते हैं जबकि पौधे सीड्स के ज़रिए रिप्रोडक्शन करते हैं। इफ़ अ स्पीशी डज नॉट रिप्रोड्यूस इट कैन डाई आउट। अगर एक स्पीशी जो है वो रिप्रोड्यूस नहीं करेगा, चाहे वो प्लांट है एनिमल, तो वो जल्द जो है मर जाएगा या ख़त्म हो जाएगा। एक्सक्रीट, ऑल द लिविंग थिंग रिप्रोड्यूस, ऑल द लिविंग थिंग प्रोड्यूस वेस्ट मटीरियल। तमाम जानदार अपने बॉडी से गंद को, वेस्ट मटीरियल का मतलब है गंद को, फालतू मादे, उसको बाहर लेकर आते हैं। रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द बॉडी इज कॉल्ड एक्सक्रीशन। अगेन, removal of waste product from the body is called excretion। जिस्म से फालतू मादों को बाहर लेकर आना ये अमल खारिज या एक्सक्रीशन कहलाता है। हमने अभी पीछे डिस्कस किया था ना कि प्लांट्स भी एक्सक्रीशन करती हैं। ग्रोथ, ऑल द लिविंग थिंग ग्रो एंड ग्रो थ्रू अ लाइफ साइकिल। तमाम जानदार जो हैं वो बढ़ते हैं और अपनी एक लाइफ साइकिल जो है उसको मेंटेन रखते हैं। ऑल एनिमल्स हैव बेबीज़। तमाम जानवरों के बच्चे होते हैं विच ग्रो एंड रिजेंबल देयर पेरेंट्स, जो कि जब बड़े होते हैं तो वो बिल्कुल अपने पेरेंट्स से, अपने एडल्ट्स की तरह, माँ बाप की तरह होते हैं। एडल्ट प्लांट्स प्रोड्यूस सीड्स। जो बड़े पौधे हैं वो क्या प्रोड्यूस करते हैं? सीड्स। और ये सीड जो है इससे फिर क्या बनता है? न्यू प्लांट। ओके, नाउ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ होमवर्क। साइंस क्लास 4, राइट द आंसर ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन क्लास वर्क कॉपी। रिटन जो काम है आपका, What do animals get their energy from? Question number 1 है What do animals get their energy from? Question 2 है Why do animals move from place to place? ये क्वेश्चंस आपने अपने नीट कॉपी, क्लास वर्क कॉपी में बिल्कुल नीटली करने हैं। ब्लू मार्कर के साथ आपने क्वेश्चंस लिखने हैं। ऊपर आपने लिखना है डेट, पेज नंबर, मार्जिन लाइन, ठीक है, और गैप के साथ बहुत नीट हैंड राइटिंग के साथ आपने ये काम करना है। रीडिंग करनी है आपने बुक पेज नंबर 32-33। डायग्राम आपने बनानी है। ड्रॉ, कलर एंड लेबल द डायग्राम ऑफ अ प्लांट सेल फ्रॉम बुक पेज नंबर 31 इन क्लास वर्क कॉपी। अब ज़्यादा बच्चे जो है वो ऐसे डायग्राम बना रहे हैं कि जहाँ वो क्वेश्चन लिख रहे हैं जिस पेज पर, उसी पर डायग्राम बना रहे हैं। जैसे क्लास में हमने आपको बताया था कि एक पेज पर आपने डायग्राम का क्वेश्चन लिखना है और न्यू पेज पे आप जाएंगे, न्यू पेज पे आप ब्लॉक बनाएंगे
ब्लॉक के फर्स्ट लाइन में आप डायग्राम की हेडिंग देंगे पेंसिल के साथ। डायग्राम ब्लॉक भी आपकी पेंसिल के साथ बनेगी। फिर आपने ब्लॉक के सेंटर में आपने डायग्राम ड्रॉ करनी है और लेबलिंग आपने बिल्कुल वन साइड पर कैपिटल लेटर्स के साथ पेंसिल के साथ करनी है। डायग्राम वाले पेज पे कोई मार्कर पेन जो है वो यूज़ नहीं हो रहा। आपने करना कैसे रिटर्न काम, यूनिट 4 क्वेश्चन आंसर्स की हेडिंग देंगे, ठीक है। उसके बाद आप क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट डू एनिमल्स गेट देयर एनर्जी फ्रॉम, आंसर। फिर व्हाई डू एनिमल्स मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, आंसर। यू कैन टेक हेल्प फ्रॉम बुक, पेज नंबर 32। डायग्राम के लिए आप इसी तरह ब्लॉक बनाएंगे पेंसिल के साथ, मार्कर्स के साथ। आपको एक पेज पे आप क्वेश्चन लिखेंगे, ड्रॉ कलर एंड लेबल द डायग्राम ऑफ प्लांट सेल, मार्कर के साथ। न्यू पेज पे जाएंगे, पेंसिल के साथ ब्लॉक बनाएंगे। ऊपर ब्लॉक के फर्स्ट लाइन में आप कैपिटल लेटर्स के साथ प्लांट सेल की हेडिंग देंगे। यहाँ पर आपकी डायग्राम बनेगी और इस साइड पर आप प्लांट सेल की लेबलिंग करेंगे पेंसिल के साथ कैपिटल लेटर्स के साथ, बिल्कुल क्लियरली। ओके।